ठीक है, तो आउटलाइन इन ये 3 इसके टॉपिक्स हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में भी रिपीट किए थे, डिस्टिंक्ट, रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये तीनों रूट्स जो है वो आपने डिस्कस किए थे। इसमें न्यू चीज जो हमने करनी है वो आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। ये आपके पास इसके सारे पॉइंट्स हैं, ये आपने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है जिसका इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि आपने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करना है इन nth ऑर्डर में। मींस दैट आपके पास इसका ऑर्डर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो आपके पास सामने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई नजर आ रही है, nth फॉर्म में लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन n अननोन ऑफ द फॉर्म, के इसमें वेरिएबल्स जो है वो nth टर्म तक हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास P11D जो है ये कोफिशिएंट्स को शो करता है, x1 x2 जो है ये आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट उनको डेरिवेट किया हुआ है, x को फर्स्ट को टी के रिस्पेक्ट से, सेकंड मींस दैट उसको आपने डेरिवेटिव जब लिया तो सिस्टम सच एज इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जब उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो इक्वेशन जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट लीनियर सिस्टम जो है, लीनियर सिस्टम आपके पास गिवन है व्हेन ईच ऑफ द फंक्शन g1 g2 up to gn इन टू इज लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करते होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऊपर वाला जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और नीचे वाला जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो भी सिस्टम होगा उसको आपने एक डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू उसको आपने डेरिवेट करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। और इसमें आपने जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उसमें 2 टाइप्स देखनी है, होमोजेनियस की एंड नॉन होमोजेनियस की। तो होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस क्या होता है, व्हेन रेफर टू अ सिस्टम ऑफ द फॉर्म गिवन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपको नजर आ रही है, सिंपली एज अ लीनियर सिस्टम। ये आपके पास सिर्फ लीनियर सिस्टम है इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। We assume that the coefficients a1 ij, ये a11 a12 a1n जो है ये इसके कोफिशिएंट्स है, दूसरे x1 x2 up to xn तक जो है ये इसके वेरिएबल्स हैं। As well as the function f are continuous on the common interval I when f of t is equals to 1 to up to so on n, means that आपके पास इसमें जो है नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये f1 t जो फंक्शन आएगा, सेकेंड f2 t एंड fn t up to so on fn तक जा रहा है। linear system 3 is said to be a homogeneous, otherwise it is non homogeneous। अगर आपके पास ये जो f of t, f of 1t, f of 2t and f of nt जो है वो 0 आ जाएगा, देन सिस्टम जो है वो होमोजेनियस हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता तो देन क्या होगा, नॉन होमोजेनियस होगा। जैसे आप जर्नल इक्वेशंस पढ़ते होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसी तरीके से इक्वेशंस आपके पास होती हैं, तो अगर वो 0 की केवल आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि होमोजेनियस है। अगर कोई भी दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे कोई भी रियल नंबर आता है, मींस दैट 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम मींस दैट नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम उसको कहते थे कि ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है। इसी तरीके से आपने इसमें डिस्कस करना है, इसमें फंक्शन की फॉर्म में आपके पास होगी, तो वो जो है जो फंक्शन की फॉर्म में होगा वो नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस उसको आपने बताना है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो इनको फाइंड आउट कैसे करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके पास ये लीनियर सिस्टम होंगे। ठीक है, जैसे ये आपके पास सामने लिखी हुई टेबल नजर आ रही है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम इफ x a of t and f of t denote the respective matrix। अब आपने डिनोट उनको कैसे करना है, x1 x, अब ये जो आपके पास लीनियर सिस्टम है ना, इसी को सॉल्व किया हुआ है। ये x1 x2 x3 डेरिवेट जो किया हुआ है, ये आपके पास डेरिवेटिव है, x प्राइम है, ये x प्राइम होगा। ठीक है, जो x है सिंपल वो इसमें से फाइंड आउट किया है। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे इक्वेशन बनी हुई है ना, इसमें से आपने ये वाली इक्वेशंस निकाली हैं। ये जो है ये आपका x1 t x2 t एंड x3 अप टू सोन x एंड t तक ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको हम साइड पे लिख सकते हैं, ये x प्राइम है। अगर इसमें से x1 x2 x3 अप टू सोन, फिर दूसरी रो में से, फिर तीसरी में से, फिर चौथी में से अप टू सोन xn में से हमने जब निकाला है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कैपिटल x।
ये आपने गौर करना है इन चीजों पे। एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके से हमने सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। फिर इसमें से हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को अलग कर लिया, कांस्टेंट को अलग कर लिया और एफ ऑफ टी वाले फंक्शन को अलग किया हुआ है, सिर्फ उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज किए है। तो a11t, a22t, a3 मींस दैट जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग कर लिया, उनको एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया a ऑफ t। लास्ट पे आता है फंक्शन एफ ऑफ टी का आता है, तो उसको आपने कैपिटल एफ ऑफ टी कह के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको लिख दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास प्राइम की फॉर्म में वैल्यू होती है उसको आप एक्स प्राइम लिखते हो, मींस दैट डेरिवेटिव की फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसको हम एक्स प्राइम लिखते हैं, और बाकी जो है वो ए एक्स प्लस एफ ये दोनों ऐड हो रही हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ मैट्रिक्स को अलहदा किया था। अब ये देखें इसमें वेरिएबल जो है वो भी ऐड है, दूसरे कांस्टेंट भी हैं, और इसमें ऐड जो है फंक्शन एफ ऑफ टी वाला भी हो रहा है। तो एक्स आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास क्या बनती है, एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ की बनती है। ये आपके पास है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए, क्योंकि एफ ऑफ टी जो है वो आपके नंबर्स आ रहे हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम जो है वो होमोजीनियस को डिफाइन किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ टी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी यहाँ स्किप हो जाएगा जीरो होने की वजह से। तो आपका सिस्टम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में वो एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप एग्जांपल नंबर 1 देखें, सिस्टम रिटन इन मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में सिस्टम को हमने कैसे लिखना है, ये आपके पास टू डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, dx by dt equals to 3x plus 4y, dy by dt is equals to 5x minus 7y। ठीक है, अब ये देखिए होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें f of t दोनों में नहीं है, दोनों में जीरो है, तो मीन्स दैट ये होमोजीनियस सिस्टम है। अब इन होमोजीनियस सिस्टम में से आपने क्या करना है, x प्राइम को, a को और x को जो भी है उनको अलग कर दिया। ये साइड पे dx by dt, dy by dt मीन्स दैट x और y का प्राइम आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल x प्राइम इज इक्वल्स टू, अब इसमें से इनके कोफिशिएंट्स अलग कर लें, 3, 4, 5 एंड माइनस 7, ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया। और बाकी x एंड y टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या आ गया, x उसको कैपिटल कह लिया। तो ये हमारे पास सिस्टम गिवन था, उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया इन होमोजेनियस सिस्टम से। ठीक है, अब नॉन होमोजेनियस की बात आ जाती है। नॉन होमोजेनियस आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू एक्स वाई जी, then the matrix of the non homogeneous system। अब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास एफ ऑफ टी के वैल्यूज भी गिवन है, इसमें एफ ऑफ टी जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इस साइड पे डेरिवेटिव्स हैं एक्स वाई एंड जेड जो है ये एलिमेंट्स है एक्स, मतलब आपका जो सेट एक्स है उसके, तो ये एक्स प्राइम होगा। और इसमें से आप ए के एलिमेंट्स निकालें, एक्स का कोफिशिएंट है 6, वाई का है 1, जेड का भी 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 8 है, वाई का भी 7 है और जेड का -1। सेम एज इट इज एक्स का 2, वाई का 9 और सॉरी जेड का -1। ये आपके पास सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके आपने लिख लिए कोफिशिएंट्स, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया, मैट्रिक्स ए का। इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। उसके बाद इसमें जो भी कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी हैं, तो उसको हमने क्या कैपिटल एक्स कह दिया, प्लस अब टी के जो कोफिशिएंट्स है उसको लिख लें, टी प्लस 10 मींस दैट एफ ऑफ टी आपने लिखना है 10t and 6t जो भी फंक्शन आता है। तो आपका सिस्टम इन नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन था, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आपने सॉल्यूशन वेक्टर्स कैसे लिखने हैं, सॉल्यूशन वेक्टर्स ऑफ एन इंटरवल आई इज एनी कॉलम मैट्रिक्स। सॉल्यूशन वेक्टर्स जो है वो आपके कॉलम मैट्रिक्स में, ये ऊपर भी आपने जो देखे हैं कॉलम मैट्रिक्स में ही गिवन है। ठीक है, ये आपने जो लिखे हैं ये भी लिखे हैं, ये तो मैट्रिक्स बना दिए ना, ये आपका कॉलम वेक्टर ही था, ये ऊपर जो हमने रीड आउट किया है एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई एंड ज़ेड, ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही इसको आपने डिफाइन किया हुआ है। whose entries are differentiable functions satisfy the system for on the interval। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपने वेरिफिकेशन करनी है। अब सॉल्यूशन की आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि इसमें फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशियल सॉरी होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है। वेरीफाई दैट ऑन द इंटरवल, इंटरवल जो है वो आपका -∞ से +∞ तक है। x1 गिवन है 1 - 1 e⁻⁻2t।
अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाहर e पावर -2t जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड x2 जो है वो आपका ये गिवन है, और e पावर 6t को भी अंदर मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। आर सोल्यूशन नाउ, इस फॉर्म में वो कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले x1 का प्राइम लेंगे, x1 का प्राइम लेंगे तो x1 का जो भी मैट्रिक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे। x1 का डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर ऊपर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपके पास फंक्शन है, तो जब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो भी है पहले एज इट इज आ जाता है, फिर उसकी पावर जो है उसको डेरिवेट कर देते हैं, e पावर -2t एज इट इज। जब पावर का -2t का डेरिवेटिव लेंगे तो t आपका 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कर रहे हैं तो t आपका 1 एंड साथ में -2। इस तरीके से आपने दूसरे वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव ले लिया। x1 एंड x2 दोनों का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास x2 आएगा 18 e पावर 60 एंड 30 e पावर 60। अब देखें आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ax इज इक्वल टू ax1 मीन के दो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, जब ax1 को करेंगे तो a का मैट्रिक्स आपने ये यहाँ से लेना है, ठीक है, ये आपका a का मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन पढ़ी तो क्या थी, x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस f ऑफ t। ये देखें ऊपर, ये आपने ये टू इक्वेशंस रीड आउट की थी, एक x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस f एंड x प्राइम इज इक्वल टू ax। अब इसमें f नहीं है तो मींस दैट ये होमोजेनियस है, f जो है यहाँ से वो 0 हो गया सारा। ये x1 जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आपने वैसे ही करनी है जैसे मैट्रिक्स को करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है, सेकंड कॉलम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिमिलरली आपने दूसरे रो के साथ भी यही काम करना है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ये x1 प्राइम के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ax2 के साथ करेंगे तो एक मैट्रिक्स लिखा x2 जो भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है और ये गिवन है, ये वाला लिखना है, और फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपको आंसर आता है x प्राइम 2 के इक्वल, सो मीन्स दैट आपके पास जो फंक्शन है वो वेरीफाई हो चुका है, एक साइड को हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दिया कि x प्राइम जो है वो इसके इक्वल आता है, इस वाली वैल्यू पे दोनों साइड्स को हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब इन्हीं को अगर हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना हो तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जब आती है तो हमें बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम गिवन होती है, उसमें x1 और x2 की वैल्यूज दी होती हैं, तो उनको हमने पुट करके वैल्यूज को फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है, इसमें जो भी वेरिएबल x1 एंड x2 होते हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस क्या आती है आपके पास, लेट x1 x2 xk बी अ सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में आपके पास x वेक्टर्स गिवन होते हैं ऑन द इंटरवल I, we say that the set is linearly dependent on the interval if there exists c1 c2 up to so on ck not on 0। अब आपके पास जो भी इसमें c1 c2 k जो है वो सारे के सारे 0 नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आपका सेट जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट है। ये c1 c2 जो है वो आप क्या लेते हो, आपने उसमें जब सिस्टम को सॉल्व करके लिखना होता है लास्ट पे, तो उसमें हम c1 c2 कांस्टेंट लेते हैं, जैसे हमने रियल में डिस्टिंक्ट में रिपीटेड वैल्यूज में लिखा था, रियल रिपीट वैल्यू को लिखने का और मेथड था, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को लिखने का और मेथड था, और रिपीटेड में और था। ये तीन चीजें डिस्कस की थी, तो उनके साथ भी हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हर फंक्शन का जो है वो आंसर लिखा था। इसी तरीके से आपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करना है तो उसमें ये चीजें देखनी है। और अगर जो है ये सारे के सारे 0 नहीं होते तो इसका मतलब है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आगे लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंस का जो है वो सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 4 में आप देख सकते हैं, x1 गिवन है, x2 गिवन है, जब उसको हम मॉड की फॉर्म में लिख के उसको मॉड ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है।
जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मीन्स दैट हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो क्या आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आता है। इसमें सिर्फ आपने ये चीज बतानी है, लीनियरली डिपेंडेंट बताना है और लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। बाकी ये सारे जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8.1 है, तो उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज 8.1 नजर आ रही है? जी मैम। यस मैम। ओके, अब देखिए फर्स्ट 1 to 6 तक आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपने लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है लीनियर फॉर्म। मींस दैट जो फर्स्ट में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आपने जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सिर्फ चेंज करना है, ठीक है? लीनियर फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 गिवन है आपके पास। इक्वेशन 1 dx by dt is equals to 3x minus 5 है एंड dy by dt is equals to 4x plus 8y गिवन है, ठीक है? तो आपके पास जो मैट्रिक्स है, अगर तो t आता है तो आप प्लस f of t भी कर लेते हैं, अगर t नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सिंपल x प्राइम इज इक्वल्स टू ax लिखते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन है उसी फॉर्म में हमने लिखना है। दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब देखें इधर आपके पास क्या आता है, प्राइम की वैल्यूज आती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, dx by dt एंड dy by dt मींस दैट x और y को डेरिवेट किया हुआ तो वो x प्राइम के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे देखिए तो x का कोएफिशिएंट 3 आता है, 3 लिखा, y का -5 x का 4 तो 4 लिखा, y का 8 आता है तो 8 लिखा। ये हमने सारे कोएफिशिएंट्स को लिख के इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। बाकी साथ में क्या आता है, एक्स एंड वाई कोफिशिएंट्स आप सॉरी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई को हम लिख लेंगे। आप देखें अगर इनको हम क्लोज करके लिखें तो फिर इसी के इक्वल ही आता है मैट्रिक्स। 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -5 को वाई के साथ करेंगे तो 5y। अब ये आपका एक्स और वाई जो है किसके इक्वल होता है, कैपिटल एक्स के। सिर्फ इतना सा काम आपने इसमें करना है। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 तक जो है इनमें सबको जो भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको लीनियर फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख देना है, ठीक है? सेकंड आपके पास है इन प्रॉब्लम 7 to 10 तक, राइट सिस्टम विदाउट यूज ऑफ मैट्रिसेस। अब आपने फर्स्ट में देखा कि जो भी इक्वेशंस गिवन थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना था। अब सेकंड में क्या है कि वो कह रहे हैं कि विदाउट मैट्रिक्स इसको लिखें, कि मैट्रिक्स को यहाँ से खत्म करके इसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में करना है। तो अब ये एक्स प्राइम जो है इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास देखिए ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मतलब है इसमें 2 वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व हैं, एक्स हैं और वाई हैं। अगर 3 क्रॉस 3 का आता है तो इसका मतलब है मीन्स यहाँ पे 4 2, यहाँ पे एक और नंबर भी हो सकता है, नीचे रो में भी एक और नंबर हो सकता है, एक कॉलम और बन जाएगा, फिर एक रो भी साथ में और बन जाएगी। तो फिर इसके साथ एक वेरिएबल भी और ऐड हो सकता है, उसको हम क्या कह देंगे, z है। जब 3 क्रॉस 3 का होगा तो उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, जब 2 क्रॉस 2 का होगा तो उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 का है तो मीन्स दैट x और y है, तो dx by dt इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे तो 4x plus 2y आएगी, और प्लस इसमें f of t का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो e पावर t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e पावर t। तो जब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो दूसरी dy by dt के इक्वल, तो फर्स्ट में है -1 तो ये -1 जो है x का कोफिशिएंट है एंड 3 जो है वो y का है। एंड सेकेंड पेयर कॉलम सेकेंड रो में आपके पास -1 है तो e पावर t को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -e पावर t। सिर्फ इतना सा काम था, सिस्टम को आपने विदाउट मैट्रिक्स लिखना था, मींस दैट इन लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था। नेक्स्ट आपके पास वेरीफाई द वेक्टर एक्सिस अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। अब आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है वेक्टर्स को, ठीक है? ये जो आपके पास वेक्टर नीचे गिवन है x इज इक्वल टू, इसको हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। सिस्टम टू सिस्टम्स गिवन है dx by dt and dy by dt and x is equals to 5 cos of t and 3 cos of t minus sin of t और e power t, ठीक है?
इसको जब हम करेंगे a इज इक्वल टू -2 5 -2 and 4। अभी हमने a कहाँ से लिया है, ये आपके पास जो सिस्टम गिवन है इनमें से हमने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। x का कोएफिशिएंट -2, y का 5, x का -2, y का 4। अब हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, आप देखें इसमें e पावर t भी आ रहा है, ठीक है। तो मींस दैट इसमें f ऑफ t फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो जो हम फंक्शन लिखते हैं वो क्या होता है, x प्राइम इज इक्वल्स टू ax प्लस f ऑफ t। तो वो हम लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास जो भी अभी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया वो वाली, और x की वैल्यू आपके पास ये वाली गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू लिखिए। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आ रही है, e पावर t को भी मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज रखा। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें इसमें 2 रोज है और एक ही कॉलम है। 2 रोज कैसे हैं, एक ये वाली और ये फर्स्ट एंड सेकंड पे, और कॉलम एक ही है। इस मायने से आपने ये नहीं समझना कि सेकंड कॉलम है, ये पूरा एक ही फंक्शन आ रहा है और ये कॉलम एक ही है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 cos ऑफ t, फिर प्लस 4 को आपने कर लेना है सेकंड के साथ, तो ये दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होके हमें ये आंसर देगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, इनको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है। ये मैट्रिक्स आने के बाद अब देखिए इसमें से जो भी कॉमन आता है वो आपने कॉमन ले लेना है। अब दोनों में से देखिए 5 कॉमन आ रहा था, हमने 5 कॉमन ले लिया। दोनों में से 2 कॉमन आता है, लेना है तो ले लें, अदरवाइज बाद में शायद इसको फिर दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हमने नहीं लिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर सॉरी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब e पावर t जो है वो आपका बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसको हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम करने के बाद उसको हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को पढ़ा है x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस f ऑफ t। तो ax जो है वो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हमें x प्राइम यहाँ से चाहिए। तो x प्राइम के लिए हम क्या करेंगे, x प्राइम के लिए जो भी x गिवन है वो लिखा और उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब x आपके पास क्या गिवन है, x आपके पास ये वाला गिवन, ठीक है। अब देखिए ये 2 फंक्शंस है, एक ये ब्रैकेट में ही जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारे फंक्शन को कंसीडर की जा रही हैं, और उसके बाहर जो वैल्यू है ये भी फंक्शन को बता रही है। तो एक ये e पावर t फंक्शन ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो जब 2 फंक्शन है तो मींस दैट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिए, e पावर t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन एज इट इज t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसके साथ 1 भी आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, सेम एज इट इज आपने नीचे वाली रो का भी ले लेना है। अब ये काम करने के बाद देखें e पावर t जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। दोनों में दी बच्चे स्क्रीन क्लियर हो रही है आपके साथ, नजर आ रहा है पेज? मैम आपकी आवाज कट रही है। वो थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था, अब क्लियर आएगी। कनेक्ट हो रहा था दोबारा से। अच्छा तो देखें दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास क्या ऐड हो रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद देखें इसमें से जो कॉमन आता है 5 और e पावर t जो है वो कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब नीचे e पावर t साइन ऑफ t दोनों फंक्शन जो है वो ये माइनस और माइनस में है, 3 और 1 जो है वो 4 हो जाएंगे, और फर्स्ट एंड लास्ट को दोनों सॉल्व कर लेंगे। अब आपकी आवाज पहले आवाज नहीं क्लियर आ रही? मैम पहले क्लियर नहीं आ रही थी तो इसलिए कह रही हूँ लास्ट वाला स्टेप आप एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ये दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ तक हमने देखा था यस मैम, डिफरेंशिएट विद x विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ से एक बार एक्सप्लेन। डिफरेंशिएट जब हमने किया है तो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर देखें हमने e पावर t और e पावर t दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो हमने दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया। अब मैम एक्सक्यूज मी मैम ये x प्राइम वाली जो वैल्यू ना ये सेपरेट कैसे हुई है, ये चीज ना समझ।
एक्स प्राइम वाली वैल्यू सेपरेट नहीं हुई, हमने डेरिवेटिव लिया। ऊपर देखिए फंक्शन आपके पास 2 फंक्शन थे, ठीक है, ये 2 फंक्शन है ना ऊपर, तो इनको प्रोडक्ट रूल लगाया है। ये सारा मैट्रिक्स वाला फर्स्ट है और ये सारा जो है वो सेकंड है, ठीक है। तो दोनों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, इस वजह से सेपरेट हुए हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाला रूल अप्लाई किया जो हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो लास्ट दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद फिर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो किसके इक्वल आ रहा है, ax के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास फिर क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ax हमने पहले फाइंड आउट किया था, देखिए स्टार्ट में हमने लिया था ax, तो उसका आंसर जो है वो x प्राइम भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है जो गिवन सिस्टम है वो आपके पास वेरीफाई हो रहा है।